वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं भारतीय विदेश नीति। ठीक है, अब सबसे पहले हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मीनिंग समझ लेते हैं कि वो होती क्या है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजीज थ्रू विच इंडिया मैनेजेस इट्स रिलेशंस विद अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, इंडियन फॉरेन पॉलिसी या कोई भी फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, रेफर करती है प्रिंसिपल को, उन सिद्धांतों को, स्ट्रेटजीज को, थ्रू विच इंडिया मैनेजेस इट्स रिलेशन, जिसके थ्रू, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे प्रिंसिपल्स जिसके थ्रू इंडिया मैनेज करता है दूसरे कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस बनाने में, विद अदर कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और कंट्रीज के साथ वो किस हिसाब से अपनी रिलेशंस को बिल्ड करे ताकि फ्यूचर में दोनों कंट्रीज ग्रो करें। तो इन सबको इतना प्लान करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इट रिफ्लेक्ट्स हाउ इंडिया प्रोटेक्ट्स इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्ड टू ग्लोबल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है फॉरेन पॉलिसी, कि कैसे इंडिया या कैसे कोई भी कंट्री प्रोटेक्ट करती है अपने नेशनल इंटरेस्ट को, रिस्पॉन्ड करती है ग्लोबल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी चैलेंजेस को। ये सब कुछ ध्यान में रखकर ही फॉरेन पॉलिसी को बनाया जाता है, किसी भी कंट्री की अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो। ओके, तो मीनिंग समझ आ गया कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी रेफर्स टू अ प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजीज थ्रू विच इंडिया मैनेजेस इट्स रिलेशंस विद अदर कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, देखो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फॉरेन पॉलिसी को बनाने के। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज टू सेफगार्ड नेशनल सोवर्जिनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सोवर्जिनिटी को, नेशनल और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखना। अलॉन्ग विद सिक्योरिटी के साथ साथ इंडिया एम्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया ने क्या एम करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, बाय प्रमोटिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन। इन सबको प्रमोट करके अब हमें अपना इकोनॉमिकली डेवलप भी होना है, इंडिया को डेवलप भी करना है। तो अपना ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन, हर चीज को ध्यान में रख के सिक्योरिटी के साथ साथ अपना खुद डेवलप भी करना है, इकोनॉमिकली भी किसी भी कंट्री को डेवलप भी होना होता है। तो इसके ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इंडिया ऑल्सो सीक्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, स्टेबिलिटी। इंडिया ये भी ध्यान रखता है कि मेंटेन करना इंडियन इंटरनेशनल पीस, मेंटेन रहे स्टेबिलिटी एज अ पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर इज एसेंशियल फॉर इट्स ओन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब पूरे वर्ल्ड में अगर पीस होगा तो सब खुद ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो पीसफुल एनवायरनमेंट भी ध्यान में रखा जाता है फॉरेन पॉलिसी को बनाने के टाइम में, कि पॉलिसीज में ऐसी चीजें हो जिससे कि हर जगह शांति हो। अब देखो बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटीग्रल अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट्स। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बनाने में इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा जाता है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो आपस में कंट्रीज के बीच, और नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनेशनल अफेयर्स। एक दूसरे के इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई भी किसी के बीच में इंटरफेयर ना कर सके, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। देखो, दीज प्रिंसिपल वर क्लियरली एक्सप्रेस थ्रू पंचशील एग्रीमेंट। अब एक एग्रीमेंट हुआ था, पंचशील एग्रीमेंट, जो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। अराउंड 1954 में हुआ था ये एग्रीमेंट। इसमें क्या कहा गया था, इंडिया और जो चाइना था उसके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था 1951 में। अगर इसके लीडर्स के बारे में बताऊं तो जवाहरलाल नेहरू थे और चाइना के एनलाई करके थे एक, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए हुआ था। तो पंचशील में एक बार पहले मैं ये समझा देती हूँ कि पंचशील में क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा गया था, कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का परस्पर सम्मान किया जाएगा। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, परस्पर अनाक्रमण का, चीजें की एक दूसरे के ऊपर आक्रमण ना हो। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, समानता और परस्पर लाभ। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इन सब ये 5 चीजें थी जिनको पंचशील समझौते के अंदर क्लियर किया गया था इंडिया और चाइना के बीच में जो हुआ था। तो इंडिया ऑल्सो बिलीव्स इन रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। इंडिया हमेशा से ये बिलीव करता है कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं उसको डायलॉग, बातचीत से ही निपटारा किया जाए। सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी अप्रोच।
क्या है कि इंटरनेशनल लॉ का सम्मान करना, ठीक है, ये हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ नाम। नाम के बारे में हमें पता होगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, जिसके बारे में हमने सुना होगा आप लोगों ने कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर का टाइम आया, तो इंडिया ने क्या सोचा, एक तरफ यूएसए था और एक तरफ यूएसएसआर था। तो इंडिया कुछ अब कंट्रीज क्या थी कि कोई यूएसए की तरफ जा रही थी, यूएसए की साइड हो रही थी, कुछ यूएसएसआर की साइड हो रही थी। तो इंडिया ने क्लियर किया कि हम किसी के भी साइड से नहीं रहेंगे, हम अपना अलग से रहेंगे। तो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको हम नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं, गुट निरपेक्षता कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। तो नॉन अलाइनमेंट वाज अ सेंट्रल फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक सेंट्रल फीचर है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर के टाइम पे। इंडिया चूज नॉट टू ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंस। इंडिया ने चूज करा था कि वो किसी भी, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी मिलिट्री अलायंस में वो शामिल नहीं होगा, ना ही वो यूएसएसआर की साइड होगा, ना ही यूएसए की साइड होगा। दिस पॉलिसी हेल्प इंडिया मेंटेन इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग। अब ये पॉलिसी ने इंडिया के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग में, मतलब इंडिया किसी के फोर्स में नहीं था कि उसको, अगर आप यूएसए की तरफ या यूएसएसआर की तरफ अगर इंडिया होता, इफ, तो क्या होता कि भाई जैसा वो कंट्रीज कह रहे हैं, वहां के लीडर्स कह रहे हैं, इंडिया को भी वैसा करना पड़ता। पर इंडिया ने चूज कर लिया था कि वो वैसे ही न्यूली इंडिपेंडेंट था। अब अगर हम वैसे ही किसी के फोर्स में आ जाएंगे तो फिर हमारी डेवलप कैसे होगा इंडिया। तो इसलिए हमने चूज किया कि हम बिल्कुल अलग से रहेंगे, गुट निरपेक्ष होकर रहेंगे, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर क्या था, एंड अवॉइड इन्वॉल्वमेंट इन एनी इन सुपर पावर राइवलरीज, और ना ही ये सुपर पावर के जो राइवलरीज चल रही थी उनमें इन्वॉल्व होंगे। ओके, नॉन अलाइनमेंट ऑल्सो इनेबल इंडिया टू प्ले अ लीडरशिप रोल अमंग न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। अब जो नॉन अलाइन मूवमेंट था, इसने इनेबल किया इंडिया को प्ले करने का एक लीडरशिप रोल जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री से। अब देखो, जो उस टाइम न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, नई नई इंडिपेंडेंट हो रही थी कंट्रीज, अब यूएसए यूएसएसआर वो दोनों ट्राई कर रहे थे कि ये हमारी तरफ आ जाए। तो इंडिया ने तो बिल्कुल क्लियर हट गया था इंडिया इन सब चीजों से, और जो नई नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी ना वो भी हट रही थी। तो इन सबका लीडर कौन बन गया है, इंडिया, जिन्होंने कहा कि भाई हम किसी में शामिल नहीं होंगे क्योंकि हमें डेवलप होना है, ठीक है। तो नॉन अलाइन मूवमेंट यही था। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन इन अर्ली इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी वर आइडियलिस्टिक एंड फोकस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज, नॉन अलाइनमेंट एंड एंटी कॉलोनिज्म, ठीक है। ओवर टाइम ड्यू टू वॉर सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिया अडॉप्टेड अ मोर pragmatic एंड रियलिस्टिक अप्रोच। स्टार्टिंग में तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी था बहुत आइडियलिस्टिक था, फोकस मॉरल वैल्यूज वगैरह के ऊपर ही फोकस किया जा रहा था, नाम के ऊपर, ये सब चीजों के ऊपर। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वॉर्स वगैरह सिक्योरिटी चैलेंजेस होते गए, तो इंडिया ने अडॉप्ट किया एक pragmatic रियलिस्टिक अप्रोच। कोल्ड वॉर के बाद इंडिया शिफ्ट हुआ टुवर्ड मल्टी अलाइनमेंट। किस लिए मल्टी अलाइनमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप व्हाइल कंटिन्यूइंग टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब देखो, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के बारे में हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी क्या होती है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में क्या था कि आप कोल्ड वॉर के बाद इंडिया शिफ्टेड टू टुवर्ड्स मल्टी अलाइनमेंट। कोल्ड वॉर के बाद इंडिया शिफ्ट हो गया मल्टी अलाइनमेंट पे। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप व्हाइल कंटिन्यूइंग टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब इंडिया ने क्या किया, स्ट्रेटेजिकली तो वो ऑटोनॉमी पे था, लेकिन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में उसने किया कि जब गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीज के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करती है, किसके लिए? बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब ओवरऑल अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए, तो ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होती है। तो इंडिया इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए तो मल्टी अलाइनमेंट पे शिफ्ट हुआ, बट वैसे स्ट्रेटेजिकली उसने ऑटोनॉमी चूज की कि भाई हाँ, वैसे तो हम विकास करेंगे पर ट्रेड वगैरह के लिए हम बाकी कंट्रीज के साथ रहेंगे। नेक्स्ट है इंडिया रिलेशन विद मेजर पावर्स। अब इंडिया की रिलेशन जो मेजर पावर्स के साथ है, इंडिया हैज डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद मेजर ग्लोबल पावर्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट। रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स हैव एक्सपेंडेड इन एरिया सच एज डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल सिक्योरिटी। इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने इंटरेस्ट को बढ़ाया डिफेंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए। India continues to maintain close ties with Russia also, especially in defense and energy cooperation. इंडिया ने अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए, किसके साथ? रशिया के साथ भी। हम अभी भी देखते हैं इंडिया रशिया के रिलेशंस अच्छे हैं। इनके लिए डिफेंस के लिए, एनर्जी कॉपरेशंस के लिए। रिलेशंस विद चाइना रिमेन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू बॉर्डर डिस्प्यूट्स। अब हमें पता है, आजकल हम करंट में भी देख रहे हैं कि इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, जस्ट बिकॉज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो हो रहे हैं। ओके, तो इंडिया के रिलेशंस मेजर पावर्स के साथ कैसे हैं वो हमने देखा अभी। ये सब कुछ को ध्यान में रख के ही फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है कि करंट में कैसा है, कैसा चल रहा है, किसके साथ कैसा रिलेशंस रखने हैं, किन चीजों पे ध्यान देना है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी
वगैरह सब चीजों को ध्यान में रख के ही किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है देखो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। इंडिया कंसिडर स्टेबल एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज एसेंशियल फॉर रीजनल पीस एंड डेवलपमेंट। अब हम देखो एक नॉर्मल बात ये है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ तो रिश्ते अच्छे रखने ही पड़ते हैं। ओके, तो सेम इंडिया के साथ है कि इंडिया ने कंसिडर किया एक स्टेबल और फ्रेंडली रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जो कि जरूरी है एक रीजनल पीस के लिए, डेवलपमेंट के लिए। थ्रू इंडिया द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, India focuses on cooperation, connectivity and development assistance in South Asia. Regional stability is viewed as directly linked to India's national security. Okay, अब देखो रोल ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया का रोल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिया इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब एक इंडिया एक बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन का। ओके, इट हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। अब आप देखा होगा न्यूज वगैरह में भी हम लोग सुनते हैं और वैसे भी हमने पढ़ा होगा कि इंडिया हमेशा जैसे यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग ऑपरेशन चलते हैं, शांति बनाए रखने के लिए ऑपरेशंस वगैरह चलते हैं, तो इंडिया हमेशा उसमें कंट्रीब्यूट करता है और अच्छा अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। कंसिस्टेंटली सपोर्ट्स रिफॉर्म इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में भी रिफॉर्म्स के लिए बहुत सपोर्ट करता है। इंडियाज डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफ्लेक्ट्स इट्स ग्रोइंग रोल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब देखो इंडिया की कॉन्टिन्यूसली डिमांड है कि उनको भी, इंडिया को भी सीट मिले यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में, परमानेंट सीट मिले। ये रिफ्लेक्ट करती है इंडिया की, क्या रिफ्लेक्ट करता है? ग्रोइंग रोल, कि इंडिया ग्रो कर रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी। ठीक है, क्योंकि इंडिया डिमांड कर रहा है कि हमें भी, इंडिया को भी सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिले। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ भाई इंडिया भी मतलब अच्छे से ग्रो कर रहा है ना ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वो भी इंटरेस्ट ले रहा है। देखो अब नेक्स्ट है क्या, कंटेम्परेरी ट्रेंड्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अभी के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। शिफ्ट फ्रॉम होम अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट। अब देखो इंडिया होम अलाइनमेंट से लेकर मल्टी अलाइनमेंट पे शिफ्ट हो रहा है। कैसे? इन प्रेजेंट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इंडिया नो लॉन्गर फॉलो स्ट्रिक्ट नॉन अलाइनमेंट। अब देखो अब प्रेजेंट में जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली नॉन अलाइनमेंट पे फोकस नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि नॉन अलाइनमेंट पे ही है इंडिया, बट कुछ चीजों में, जैसे कि अभी हमने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पढ़ा, इन सब में इंडिया थोड़ा मल्टी अलाइनमेंट पे फोकस कर रहा है। देखिए हम पढ़ते हैं, Instead, it has adopted a policy of multi-alignment where it maintains strategic relations with multiple powers. अब देखो इंडिया बहुत strategic relations बना रहा है multiple powers के साथ, जैसे कि यूएसए, रशिया, यूरोप, emerging Asian powers. Okay, this approach allows India to protect its national interest. अब ये जो अप्रोच है इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट की, वो क्या प्रोटेक्ट कर रही है? इसकी इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है विदाउट बीइंग टाइड टू एनी सिंगल ब्लॉक। किसी भी सिंगल ब्लॉक के साथ इंडिया टाई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया अपनी खुद को कैसे ग्रो करना है, इंडिया को कैसे ग्रो करना है, इन सब तरीके से अपनी पॉलिसी को बना रहा है, फॉरेन पॉलिसी को बना रहा है। देखो इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुडे प्लेसेस स्ट्रॉन्ग एम्फसाइसेस ऑन इंडो पैसिफिक रीजन्स ड्यू टू ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, स्पेशली राइज ऑफ चाइना। इंडिया सपोर्ट्स अ फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक कोऑपरेट्स विद कंट्रीज लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए थ्रू ग्रुपिंग सच एज क्वाड, व्हाइल आल्सो एंगेजिंग इन आसियान नेशंस। ठीक है, बैलेंसिंग रिलेशंस विद मेजर पावर्स। इंडिया in the current global situation, India follows a balanced approach towards major powers. अब current situation में इंडिया क्या फॉलो कर रहा है? एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच मेजर पावर्स की तरफ। इट हैज स्ट्रेंथन इट्स पार्टनरशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स। अब जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा, इंडिया अपनी पावर को क्या कर रहा है? स्ट्रेंथन कर रहा है पार्टनरशिप को यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इन डिफेंस, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी मैटर्स पे, साइमल्टेनियसली मेंटेनिंग अ ट्रेडिशनल रिलेशनशिप विद रशिया। ठीक है, पर्टिकुलरली इन डिफेंस, एनर्जी के में भी रशिया के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। दिस बैलेंस रिफ्लेक्ट्स इंडिया कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब ये जो बैलेंस इंडिया बना के चल रहा है कि यूएसए के साथ, रशिया के साथ, सबके साथ एक बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस बना के चल रहा है। ठीक है, ग्लोबल साउथ एंड लीडरशिप रोल। अब इंडिया हैज इमर्ज्ड, देखो इंडिया हैज इमर्ज एज अ लीडिंग वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इंडिया इमर्ज हो रहा है एक लीडिंग वॉइस ग्लोबल साउथ का। इट हाईलाइट्स द कंसर्न ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये डेवलपिंग कंट्रीज के कंसर्न को भी हाईलाइट कर रहा है, रिलेटेड टू डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल इनइक्वालिटी। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप अभी हो रही हैं, एक होती है डेवलप्ड, जो अच्छे से डेवलप हो चुकी है, जैसे रशिया, यूएसए, और कुछ है डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी रिसेंट में डेवलप हो रही हैं। तो ग्लोबल साउथ में मेनली कौन से कंट्रीज आते हैं, कौन से देश आते हैं? जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, जिनका कॉलोनियल पास्ट रहा है, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस अभी वो फेस कर रहे हैं।
that countries was called global south countries. ठीक है, तो इंडिया क्या कर रहा है, लीडरशिप इन forums like G20 reflects its growing influence. अब जैसे G20 में इंडिया पार्ट लेता है, तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग, की इंडिया का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है डिसीजन मेकिंग में वो. इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी. अब देखो, इन प्रेजेंट सिनेरियो फॉरेन पॉलिसी इज क्लोजली लिंक्ड विद इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल गोल्स. अब जो प्रेजेंट का सिनेरियो है उसमें जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्लोजली लिंक है इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल गोल्स के लिए. इकोनॉमिक कैसे, जैसे कि हम ट्रेड में, बिजनेस में, हर चीज में ध्यान दे रहे हैं ना, ताकि हम हर तरीके से डेवलप हो सके. इंडिया फोकसेस ऑन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर रहा है इंडिया, चाह रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो इंडिया में. स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन्स, इनहैंसिंग कॉपरेशन इन एरिया सच एज डिजिटल टेक्नोलॉजी. आजकल हम देख रहे हैं डिजिटली इंडिया भी ग्रो कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से. स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी में भी इंडिया फोकस कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाना, इन सब सेक्टर्स में भी. इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हैज बिकम अ की पिलर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. इकोनॉमिक डिप्लोमेसी क्या है, एक की पिलर बन रही है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, जिससे कि इंडिया में भी ट्रेड हो, बिजनेस हो. ओके. Soft power and global image. India increasingly uses its soft power to improve its global image. Cultural diplomacy, promotion of yoga, democratic values, engagement with India's diaspora are important tools of India's present day foreign policy. Okay, security or counter terrorism. In the current global environment, India strongly emphasizes counter terrorism and national security. देखो, करंट की ग्लोबल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है कि इंडिया टेररिज्म के खिलाफ हो रहा है, सख्त ऑब्वियसली शुरू से है. इंडिया एक्टिवली रेजेस कंसर्न्स. हमेशा से इंडिया क्या कर रहा है, अपना कंसर्न रेज कर रहा है अबाउट टेररिज्म एट इंटरनेशनल फोरम्स में. सीक्स ग्लोबल कोऑपरेशन टू कॉम्बैट सिक्योरिटी थ्रेट्स. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस भी मिल सकें. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद समझ आया होगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर. फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, जब कोई भी कंट्री, कोई भी देश अपनी फॉरेन पॉलिसी हर चीज को ध्यान में रख के बनाता है कि अपकमिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हो, अभी क्या है सिनेरियो चल रहा है, सब कुछ को रख के ओवरऑल हमारा मतलब मोटिव क्या होता है बनाने का, ताकि हम अपनी कंट्री को और भी ज्यादा ग्रो करवा सके, और भी ज्यादा डेवलप कर सके. ठीक है, तो आई होप पसंद आया होगा आपको वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब फॉर